ईव मॉड्यूल। यस यस यस। अच्छा बच्चों बताओ, मान लो कि ये अर्थ है और इस अर्थ का मास मान लो एम है, कैपिटल एम। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। और एक पार्टिकल सरफेस पर था जिसका मास स्मॉल एम था। इसको सरफेस से एच हाइट ऊपर लेके चले गए। यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी U1 थी, और यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U2 हो गई। पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा ऊपर जाएंगे तो, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है। एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करा देगा। यानी U2 बड़ा है U1 से, पोटेंशियल इंक्रीज कर गई। कितने से इंक्रीज कर गई? U2 माइनस U1, वो निकालो। डेल्टा U क्या होगा? H हाइट से ऊपर उठा दिया। व्हाट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? What is increase in potential energy? H हाइट से उठाती है, कितने से बढ़ेगा? है ये नहीं होगा, ये पढ़े तो हो WP में, कितने से बढ़ जाता है? MGH से, या स्मॉल जी लिखेंगे। ये सही है कि गलत है? हाँ, क्यों गलत है ये? हाँ, G डैश। ये कब सही होता है? जब हाइट का वैल्यू, H का वैल्यू R के मुकाबले स्मॉल होता है। तो एक्चुअल में डेल्टा यू कितना आता है? यहाँ पर डेल्टा यू निकालोगे तो कितनी पोटेंशियल, जितनी -Gmm/r होती है ना, तो कितनी होगी? -Gmm डिवाइडेड बाई R+H ना। ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला ऊपर जो बड़ा हो गया। और फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस Gmm/r। तो यहां से Gmm/r/r+h कॉमन हो जाएगा, और R+H माइनस R बचेगा, यानी कि H बचेगा। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हो, Gmm/h डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर इंटू 1+H/r। और इसको पहचानते हो, Gm कैपिटल M by कैपिटल R स्क्वायर इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये डेल्टा यू कितनी आ जाती है? MGH ही आती है। बट नीचे क्या होता है?
1+h/r ये आता है। आपने जो पहले पढ़ा था mgh, आपने बताया भी कि उसमें h क्या होता है, एज कम्पेयर टू आर बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि आर अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो अब 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर उठा दो तो h/r टेंडिंग टू 0 होगा। इसलिए उस केस में, इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा यू को आप क्या मानते हो। बट अब अगर कोई क्वेश्चन हो उसमें बोले कि पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर उठा दिया, यहां से आर उठा दिया, तो क्या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr होगा, कितना होगा, mgr/2 हो जाएगा, जो आप बोल रहे हो उसका आधा हो जाएगा। ये बात समझ गए। हाँ, एक बात बताओ बच्चों, जब किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u²/2g। तो अब मान लो कि मैंने उसको बहुत हाई वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ये अर्थ है, ऐसे बनाने का मतलब क्या होता है कि अर्थ की कर्वेचर आ गई, इसका मतलब जो भी हाइट है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा, मतलब अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल या उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या रहा होगा, इतने स्पीड से आप इसको फेंक रहे हो, तभी आपने गोला बनाया है ना। अगर ये यू कम रहता तब तो फिर ये फ्लैट सरफेस की तरह एक्ट करता। तो बोलने का इंटेंशन एकदम क्लियर है, इसकी रेडियस आर है और यू से फेंका है, अभी भी mg नीचे लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और कहीं ना कहीं जाके पार्टिकल रेस्ट में आएगा, इसको एच मैक्स बोलते हैं। ये एच मैक्स कितना होगा ये आपको लिखना है। पहले जब अर्थ के सरफेस को फ्लैट मानते थे और जी को कांस्टेंट मानते थे, एच मैक्स कितनी आती थी, u²/2 स्मॉल जी। अब कितनी आएगी वो बताओ, क्योंकि अब वो स्पीड u बहुत ज्यादा है, तो ये हाइट h भी अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है, यानी कि अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी नहीं है, जहां हम g को कांस्टेंट मान सकते हैं, स्मॉल जी इज नाउ वेरिएबल। तो अब वो एक्सप्रेशन u²/2g तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो फिर आपको बताना है कितना होगा, हाउ टू फाइंड दैट एच मैक्स। जो करना है करो, बगल वाला के सर फोड़ लो अपना सर, लेकिन आंसर चाहिए। और ये सब याद रखना, जैसे ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में यूज होता है बहुत, वही बता रहा हूँ। मतलब ये सब यूज करोगे एक एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अरे यार, ये क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा पता है, जो फॉर्मूला आएगा, जो निकल के आएगा एच का वैल्यू, उसको आप चेक कर सकते हो खुद से कि गलत है कि सही है। चेक कर सकते हो कि गलत है कि सही है। पता है कैसे, क्योंकि, हाँ क्योंकि जब एच को इनफाइनाइट कर दोगे, क्या कर दोगे, एच इनफाइनाइट करने का मतलब क्या है, एच इनफाइनाइट करने का मतलब है कि, कुछ तो समझिए, एच इनफाइनाइट होने का मतलब फिजिकली क्या है, उससे क्या होगा, पोटेंशियल तो मैक्सिमम हो ही गया। वो तो एच मैक्स का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि एच मैक्स इनफाइनाइट हो जाए तो उसका मतलब क्या है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। एच मैक्स इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, बहुत दूर, जैसे यहां से कहा, शहीद नगर, नेपाल, लौट के नहीं आएगा पार्टिकल, फिर पटक के मारेंगे। इन्फिनिटी होने का मतलब है कि अब लौट के नहीं आएगा, और वहां पार्टिकल किस में चला गया, रेस्ट में, मतलब आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ चला गया। तो उस केस में एच को इन्फिनिटी करके जो यू आएगा, यू उस एक्सप्रेशन में जो तुम निकाले हो, वो किसके बराबर आना चाहिए, स्केप वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए। स्केप वेलोसिटी सबको पता है कितनी होती है, √2 कैपिटल जी इंटू आर। हाँ, √ऑफ कैपिटल जी लिखेंगे तो जी 2 GM/r।
और स्मॉल जी लिखेंगे तो 2GR आना चाहिए। अगर आ रहा है तो एक्सप्रेशन सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है, क्रॉस चेक कर लो। कैसे निकालोगे? यहाँ पर एच मैक्स है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ जाके पार्टिकल रुक गया, दिस v इज इक्वल टू 0। u पता है, v पता है, f निकल जाएगा 1/v प्लस 1/f। ये तन में रखा था क्या? यहाँ लाके तन में रखा है? हाँ, तो ये कैसे रखा हुआ है? तुम लोग रखते हो फ्रिज का पानी? पियोगे? नहाओगे इससे? दो ही तो मेथड होता है, एनर्जी नहीं तो फोर्स। फोर्स से भी आ जाएगा, मर जाओगे फोर्स से, क्योंकि जी वेरी कर रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो किसको लोगे? एनर्जी को। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी में से कौन बड़ा होगा? किसका एनर्जी बड़ा होगा, सरफेस का कि हाईएस्ट पॉइंट का? दोनों एनर्जी इक्वल कैसे हो सकता है? ऊपर है ना वो, है तो एनर्जी बोल रहा हूं मैं, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो बराबर होगा। फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? हम पोटेंशियल में बार बार तुम क्यों चली जा रही हो? टोटल एनर्जी क्यों बराबर होगा? हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पार्टिकल का मोशन हो रहा है। कंजर्वेटिव, उसमें एनर्जी का कोई डिसिपेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कंजर्वेटिव। राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन क्या आता है? 0 मंद्रो। इसलिए उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है? सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ mu। और सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी -m/r की 0। सरफेस पर तो 0 होता है ना। हाँ, लीक मत देना, मौत के घाट उतारे जाओ। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी -of gmm डिवाइडेड बाई r प्लस एच मैक्स। क्या यही एच मैक्स निकालना है? एच मैक्स निकालो, बट उसमें क्या करना ना, बड़ा जी को उड़ा देना। बड़ा जी इंटू बड़ा एम बाई बड़ा आर का स्क्वायर, छोटा जी होता है ना, छोटा जी के टर्म में निकालो। तुम निकालो, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है। ये जो एच मैक्स है, ये एच मैक्स इतना आएगा जितना पहले आता था जब जी को यूनिफॉर्म मानते थे, वही आएगा, u² बाई 2g माइनस ऑफ है u² बाई r। ये है। इसे क्रॉस चेक कर लेना, इससे ये आ रहा है कि नहीं। इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना तो जान गए ना, छोटा जी के टर्म में √2gr, और मास के टर्म में √बड़ा जी बड़ा m ट्वाइस ऑफ
दैट वैल्यू डिवाइडेड बाई आर। और डेंसिटी के टर्म में भी लिख लोगे, मास को क्या लिख दोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पार क्यूब बाई आर क्यूब आ जाएगा ना। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको आप फेंकते हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। किसके मास पे डिपेंड करता है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। साथ साथ अब जैसे मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ, ये इसको मैं ऐसे फेंकता, एक ही बात होती ना, इसके वेलोसिटी दोनों केस में क्या आती, सेम आती। एनर्जी कंजर्वेशन को इस बात से मतलब है कितने एंगल में फेंक रहे हैं। अभी ऐसे फेंके यू से चाहे ऐसे फेंके, काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी उस वक्त, सेम इन्फिनिटी में जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या लेंगे, जीरो। तो दोनों ही केस में एस्केप वेलोसिटी सेम आएगा ना। एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम स्पीड प्रोवाइडेड सो दैट पार्टिकल कैन नेवर रिटर्न बैक टू अर्थ। तो मिनिमम का मतलब है जस्ट स्पेस से बाहर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर कर देना, और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देना, जीरो। तो वही आएगा, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एज वेल एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड। एस्केप वेलोसिटी को तुमको डेंसिटी के टर्म में, छोटा जी के टर्म में, मास के टर्म में, सब के टर्म में लिखने आता है। अब क्वेश्चन लिखो, दे रहे हैं, करो इसको। तुरंत हल्ला मत करने लगना कि नहीं बन रहा है, बता दीजिए। एक एक करके ना सबका हाईजैक करके सबको उड़ा देंगे पुलिस। को हाँ लिखो। देखो, बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड with velocity v from the surface of a spherical planet। एक बार में सब पढ़ते हैं, पकड़ लोगे तुम, ऐसे पढ़ के लिखा है। A bullet is fired vertically upward with velocity v from the surface of a spherical planet when it reaches its maximum height, acceleration due to planet gravity is 1/4 of value at the surface of planet. If escape velocity from the planet is this much, find the value of n। A bullet is fired vertically upward with velocity v from the surface of a spherical planet। ये लिख लिए। When it reaches its maximum height, when it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity, when it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of planet। When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of planet, at the surface of planet, at the surface of planet। If the escape velocity from the planet is, if the escape velocity from the surface of planet is v root n, वही वाला v है जिससे तुम फेंके थे इसको। If the escape velocity from the surface of planet is v root n, then find the value of n, then find the value of n।
यस, वेरी गुड राम, वेल डन। ये एडवांस का वो सवाल है। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इसलिए तो पूरा सिलेबस पढ़ के जो गया रहता है वो निकल जाता है। किसी का टफ, किसी का इजी। कुछ पगलेट लोग ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ के जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ के जाते हैं। और जो पढ़ के जाते हैं उसका सवाल बहुत टफ आ जाता है, बस उनका जीएम हो जाता है, वापस आ जाते हैं वो। यही होता है, इसीलिए तो हर कोई क्या बोलता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। पहले क्या निकाल लोगे, G/4 है, यानी कि हाइट पता चल जाएगा, और इसकी रेडियस आर मान लो। हाइट पता चल गया ना, कितने हाइट पे तक गया था। अब उस हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन से उस v का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर पता चल जाएगा कि जो स्कोप वेलोसिटी होता है वो v के टर्म में कितना है। एच कितना आया तुम्हारा, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाके G/4 हो। 3 यार। जी डैश क्या होता है हाइट के साथ, G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर होता है ना। तो जी डैश कितना हो जा रहा है, G/4, यानी कि 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर कितना होगा। 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा ना। तो फिर 1 प्लस H/R 2 है, तो H/R कितना होगा, 1 H कितना होगा। तो क्या कर क्या रहे हो, कुछ यार आ रहा है, कुछ कर ही नहीं पाते हो। ऐसे ही कुछ भी पढ़ाए कुछ कर कुछ और रहे हो। एच की वैल्यू आर आ गई, अब एच की वैल्यू आर मतलब उस हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, तो उससे वी की वैल्यू आ जाएगी ना, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम जो अर्थ का मास है, और आर क्योंकि एच पता चल गया है, एस्केप वेलोसिटी पहले से ही पता है, √2 gm/r होता है, एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब तुमको वी निकालना है एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, वी कितना था जिससे कि एच बराबर आर हाइट पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये तो एनर्जी बताएगा ना। नहीं, ये इंटीजर है, इंटीजर टाइप आया हुआ क्वेश्चन, 2 आएगा। देखो एच बराबर आर तो हो गया ना,
तो अर्थ सरफेस पर कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है, माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर। अब एच बराबर आर हाइट पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम एम बाई टू आर। देखो इसमें ना ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम बाई आर माइनस ऑफ जी एम बाई टू आर, यानी कितना आएगा ये, जी एम बाई टू आर। ये टू से टू कट गया, ये भी कितना आ गया, रूट अंडर ऑफ जी एम बाई आर। अब उसने स्केप वेलोसिटी का बात करा है वी के टर्म में लिखने का, वी स्केप कितना होता है, रूट अंडर, वो तो फिक्स होता है, रूट अंडर टू जी एम बाई आर। तो ये वी स्केप इस वी के टर्म में कितना होगा, रूट टू टाइम्स ऑफ वी स्केप, इसलिए एन की वैल्यू जो है वो टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलू, देखो, gravitational acceleration on the surface of a planet, gravitational acceleration on the surface of a planet, gravitational acceleration on the surface of a planet is root 6 by 11 small g. Gravitational acceleration on the surface of a planet is root under of 6 by 11 g. Gravitational acceleration on the surface of a planet is root 6 by 11 g, where g, where g is the gravitational acceleration on the surface of Earth, where small g is the gravitational acceleration on the surface of Earth. फिर बोलता है the average mass density of the planet, the average mass density of the planet, the average mass density of the planet is 2 by 3 times density of Earth. The average mass density of planet is 2 by 3 times that of density of Earth, right? If the escape velocity, if the escape speed, if the escape speed on the surface of Earth is taken to be 11 kilometer per second, if the escape speed on the surface of Earth is taken as 11 kilometer per second, then find the escape speed on the surface of planet in kilometer per second. Then find the escape speed on the surface of planet in kilometer per second.
हम्म। नो। नहीं। नो। वहीं पर लेकिन तुम्हारा फैक्टर मिस हो रहा है मुझे। ठीक से करो दोबारा आ जाएगा। यू आर मिसिंग सम फैक्टर। नहीं। इंटीजर क्वेश्चन है ये सारा, जे एडवांस का आया हुआ है पुराने टाइम का। कितना? यस। शानदार लड़की। ये लड़की नाम करेगी। और तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो गोबर बन जाओगे। तो मेहनत करो, उसी से सब कुछ होगा। बाकी सब फालतू चीज है, किसी काम का नहीं है। देखो, बात यह है कि इसने बोला है कि दोनों की डेंसिटी के बीच रिलेशन हमें पता है, दोनों सरफेस पे जिए उसका रिलेशन पता है। तो बताओ कि स्केप के बीच का रिलेशन होगा, यही तो सवाल है। अगर ये दोनों रिलेशन दिया हुआ है तो स्केप, यानी कि स्केप वेलोसिटी होती कितनी है, रूट अंडर ऑफ 2 GR, क्योंकि जी का रिलेशन पहले से दिया हुआ है। तो हमें बस किसका रिलेशन चाहिए? आर का। अब आर का रिलेशन किससे निकलेगा, इसी से निकालो ना। क्योंकि जी स्मॉल जी क्या होता है, रूट अंडर ऑफ जी एम, सॉरी, GM/R², है कि नहीं? तो जी का रिलेशन पहले से ही पता है। और मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, उसमें आर आएगा और पहले से ही नीचे आ रहा है। तो अगर जी का रिलेशन पता है तो आर का रिलेशन आ जाएगा ना। और वापस उस आर के रिलेशन को एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डालोगे तो फिर वी का रिलेशन आ जाएगा। अरे भाई, समझ में आया मैंने क्या बोला? अब करो। ये खुद से दिमाग इतना चलना है। और ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आता है, तुमको आता है, तुम दिमाग नहीं चला रहे हो। दिमाग को ना इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है चलने के लिए। तो पता है तुमको इसकी इतनी थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसी पर कितना सवाल आया हुआ है जेईई एडवांस में, फिर इसी पर आएगा। तो अपने ब्रेन को ना उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है।
नंबर आया 6 आ रहा है। तो हमें आर का रिलेशन चाहिए ना, जी कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। मान लो कि हम ये अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ का मास को क्या लिखोगे, अर्थ की डेंसिटी 4/3 नहीं लिखते हैं, सीधे आर ई का क्यूब। ये अर्थ का जी है, और अर्थ का जो जी है वो कितना है, 11/√6 ना, टाइम्स ऑफ जी ऑफ प्लैनेट। और जी ऑफ प्लैनेट फिर से क्या होगा, जी इंटू रो प्लैनेट इंटू आर प्लैनेट का क्यूब डिवाइडेड बाई आर प्लैनेट का स्क्वायर। देखो वो जो रो प्लैनेट है वो 2/3 रो अर्थ है, यानी कि इसमें 2/3 का फैक्टर आ जाएगा ना, 2/3। तो अब ये आर प्लैनेट कितना आएगा, आर प्लैनेट इज कमिंग आउट टू बी 3√6 डिवाइडेड बाई 22 ना, 3√6/22 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। बस यही तो क्वेश्चन था, इतना ही दिमाग लगाना था। अब वी एस्केप ऑफ प्लैनेट बाई वी एस्केप ऑफ अर्थ, ये कितना आएगा, 2 कट जाएगा, जी आर का टर्म आएगा, मतलब ऊपर आएगा जी ऑफ अर्थ और नीचे आएगा जी ऑफ प्लैनेट बाई जी ऑफ अर्थ और इनटू आर ऑफ अर्थ। मैंने क्या लिख दिया, प्लैनेट का था ना एस्केप वेलोसिटी, हाँ ये प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी था तो जी प्लैनेट, और ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है तो जी अर्थ, और इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। क्या इन दोनों की रेशियो हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, और इसका रेशियो हमने अभी अभी निकाल लिया है, मैं डाल दूंगा इसकी रेशियो आ जाएगी, जिसमें से ये पहले से दिया हुआ है तो क्या ये आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है इसमें, क्या, हाँ तो उसमें रेडियस भी तो आता है ना, वही बात है, फिर से रेडियस निकालना ही पड़ेगा ना, रेशियो निकालना पड़ेगा, रेडियस को छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, जो डेंसिटी आता है उसमें रेडियस भी होता है। आया इससे आंसर, कितना आया, हाँ बहुत दिक्कत से आया, फंसा हुआ था आंसर। मेरे घर खाना खाने आओगे तुम लोग। इसे बोलता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्टार इज 10 ए। स्पेस में दो स्टार्स हैं, दोनों स्फेरिकल स्टार्स हैं,
इसमें एक बड़ा स्टार है और एक छोटा स्टार है। जो छोटा स्टार है उसकी रेडियस ए है, और जो बड़ा स्टार है इसका सेंटर O1 है, और जो बड़ा स्टार है उसकी रेडियस 2a है, और इसका सेंटर O2 है। ये दोनों स्पेस में है और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 10a है। masses of a star are कैपिटल M and 16m। इसका मास कैपिटल M है और इसका मास जो है इसका 16 टाइम्स है। A body of mass small m is fired straight from the surface of larger star towards the smaller star। मतलब यहां से एक स्मॉल मास m प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, इसको फेंका गया, सीधे सीधे इसकी तरफ फेंका गया, दूसरे स्मॉलर स्टार की तरफ फेंका गया। फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जेस्ट स्टार टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट स्टार। इसमें बोलता है कि if the initial minimum speed of the body to reach the smaller star is k times root gm by a। मतलब इस u का मिनिमम वैल्यू पूछा है। दैट मिनिमम इज k टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g capital M divided by a। then find the value of k। then find the value of k। इसका प्रिंट नहीं उड़ गया, कोई नहीं, निकाल ले, तो आंसर नहीं है इसका। कितनी वेलोसिटी से फेंके ताकि जस्ट वो स्मॉलर स्टार तक पहुंच जाए, और इसके अलावा स्पेस में कुछ नहीं है, ना अर्थ है, ना मून है, न यूरेनस है, न मरकरी है, न प्लेटो है, कुछ नहीं है। बस जो है पूरे यूनिवर्स में बस यही दो है और एक प्रोजेक्टाइल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। भी तो इससे बहुत दूर है, इसका कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसके मोशन पे नहीं आ रहा है। ये मान के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।
बताते हैं, कुछ समझ आ रहा है तुम लोग को? ये एक्चुअल कंडीशन है, ऐसे काम करना पड़ता है एस्ट्रोनॉट्स को। साइंटिस्ट होते हैं तो देखना पड़ता है कि यहाँ से वहां भेजना है तो कितना दें। अगर मान लो मिनिमम वेलोसिटी से कम देंगे तो क्या होगा बताओ? खींचा जाएगा, वही बड़ा वाला स्टार के पास पहुंच जाएगा। और मिनिमम से ज्यादा दे दे तो हम्म, मतलब यहाँ जब पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी इसकी होगी, क्रैश लैंडिंग हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारा घर इसी जगह है और अर्थ में कोई भेज दिया तुम्हारे ऊपर जोर से आके गिरेगा, जो प्रोजेक्टाइल होगा तुम्हारा सर फूट जाएगा। तुम उत्कल हॉस्पिटल चले जाओगे इलाज कराने, बोलेगा क्या हुआ, बोला क्रैश लैंडिंग हो गई, सेटेलाइट मेरे ऊपर गिरा है। डॉक्टर अपना केबिन छोड़ के भाग जाएगा। एक्चुअली क्या, हाँ उसका तरीका होता है, मतलब हम जो बताएंगे यहाँ जो इसका सॉल्यूशन है उसमें भी क्रैश लैंडिंग होगा। क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे वेलोसिटी को क्या करा देंगे, जीरो। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड, बताया तो था ये, d/1 + √m, तो कहीं ना कहीं फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। न्यूट्रल पॉइंट वहां तक जस्ट पहुंचा देना है। यहाँ मान लो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलता है, तो इसके जस्ट पहले किसकी फील्ड डोमिनेट करेगी, बड़े वाले की। और इसके जस्ट आगे, तो अगर यहाँ जस्ट मैंने पहुंचा दिया है तो अपने आप ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा। अरे समझ में आया? इसलिए वेलोसिटी को यहाँ जीरो नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, बट वेलोसिटी को कहाँ जीरो करना है, एट द सरफेस ऑफ ए स्मॉलर प्लेनेट और न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट उस केस में भी क्रैश लैंडिंग ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट में पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, बट इस फोर्स लगा के खींच रहा होगा, तो यहाँ पर भी गिरेगा ही। तो क्रैश लैंडिंग से बचने का जुगाड़ करना पड़ता है, उसके अंदर प्रोपेलर लगाना पड़ता है, जो धीरे धीरे इसके स्पीड को क्या कर देता है, कम, जो अट्रैक्शन का इफेक्ट होता है स्पीड अप का उसको नलीफाई करता है। प्रोपेलर उसके स्पीड को धीरे 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 कम करते करते जब यहाँ पे उतरता है तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो जाती है। बट हम लोग तो यहाँ पर डिजाइन सीख नहीं रहे, इतना समझ में आ जाए वही बहुत है। इसलिए सारा जो ये भी क्रैश लैंडिंग का केस है, बट एक्चुअल में ऐसा लैंडिंग नहीं होता है। हमें पता है कि खींचेगा इसको, बट हमें कुछ ऐसा जुगाड़, अब जैसे पैरासूट कैसे होता है, पैरासूट में क्या होता है, एक्सलेशन से नीचे गिरने लगे पैरासूट तो क्या होगा, तुम्हारा क्रैश लैंडिंग ही होगा ना, है कि नहीं? तुम जब गिरोगे तो तुम्हारे पैर की वेलोसिटी और सर की वेलोसिटी दोनों गिरने से जस्ट पहले बराबर होगी, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थ के सरफेस पर। और जैसे ही गिरोगे तो पैर का वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर फॉलिंग क्या होगा, जीरो। और सर का क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड। You will be just compressed because of relative velocity across the ends of your terminals. छोटा हो जाओगे तुम। तो क्रैश लैंडिंग वही होता है। तो पैरासूट में क्या करते हैं कि रिटार्डेशन प्रोवाइड करा देते हैं, जिसे धीरे धीरे वही काम करते हैं, पर पैरासूट वाला इवेंट होगा क्रैश लैंडिंग को अवॉइड करने के लिए। अब समझ गए? अब कर लोगे ना, के का वैल्यू निकाल लोगे कितना हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बट मैं निकाल देता हूँ। अगर 4 नहीं आया तो राम कल ही अपना चेहरा मत दिखाना, चेहरा दिखा दी वहीं गोली मार देंगे, कल का सूरज नहीं देख पाओगी तुम। देखो, न्यूट्रल पॉइंट किसके क्लोजर होगा, बड़ा एम की 16 बड़ा एम है। अगर यहां से हम दूरी देखें तो क्या आएगा, 10a/, अगर यहां से दूरी देखें तो 1 + 4 यानी कि 5 यानी कि 2a। मतलब यहां से वो कितना दूरी पर है, इसके सेंटर से 2a दूरी, और इसके सेंटर से 8a की दूरी। समझ गए ना, यही न्यूट्रल पॉइंट है। यहां पर इस प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी को जस्ट क्या बना देना है, उसके बाद तो खींच ही लेगा। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहां जब था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ ऑफ m इंटू यू मिनिमम का स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली इंट्रैक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी भी होगा। बट इसकी सेल्फ एनर्जी लिखने की कोई जरूरत, क्योंकि वो चेंज, इसकी सेल्फ एनर्जी भी चेंज, प्रोजेक्टाइल पॉइंट वहां से उसकी कोई सेल्फ एनर्जी। तो इंट्रैक्शन होगा किसका किसका, इंट्रैक्शन का 2 टर्म होगा, एक इसका इसके साथ और इसका
और एक इसका इसके साथ होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इसलिए लेफ्ट राइट साइड में लिखने पर टर्म रिडंडेंट होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केवल इसका इसका और इसका इसका लिखना है। तो इसका और इसका ग्रेडेशन पोटेंशियल कितना होगा बोलो? माइनस ऑफ 16 GMM डिवाइडेड बाई 2A होगा ना। और इसी पॉइंट पे लिख रहा हूं इसका और इसका, वो कितना होगा? माइनस ऑफ G बड़ा M छोटा m डिवाइडेड बाई, बोलो इसकी दूरी कहां से, इसकी दूरी कहां से? उसके सेंटर से। इसकी दूरी यहां से 10A है ना, और ये कितना है 2A, तो 8A होगा ना। ये हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड ऑल द प्लैनेट सेट सिस्टम एट द टेक ऑफ पॉइंट, जहां से टेक ऑफ कराया गया है। क्या 7A होगा? इसके लिए ये कैसा बिहेव करता है, पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर ना, इसकी पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितनी होगी? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बाई 8A। 8A होगा ना। उस पोटेंशियल फील्ड में इस मास को इंफिनिटी से लाके यहाँ रखने में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो फिजिक्स में यही लफड़ा होता है। तुमको क्या लगता है कि फॉर्मूला से लिख दिया, तुमको ऐसा लगता है, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे। अगर तुमको ऐसा लगता है कि फॉर्मूला से लिखा हुआ है ना ये, तो तुम एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाओगे, इसलिए सवाल नहीं बनता है। इसलिए बच्चे इतना परेशान रहते हैं। अगर कोई लिख रहा है ना तो उसके अंदर फीलिंग उस बात की रहती है, उसके बेसिक डेफिनेशन की, क्या हो रहा है। अभी तुमने पूछा तो मैंने बताया ना तुरंत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो देखने में ऐसा लगता है, ये बहुत धोखेबाज टाइप का सब्जेक्ट होता है। ये देखने में लगता है कि हाँ हमको तो आता है, नहीं आता है। तो अगर तुम नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पर तुम देख लोगे सॉल्यूशन, बट एक्चुअल में जब दूसरा क्वेश्चन करने लोगे तुमसे नहीं होगा। ये जब मैं लिख रहा हूँ ना, उससे मेरे दिमाग में वर्क आ रहा है कि इसको इन्फिनिटी से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाना है उसके फील्ड में। तो उसमें जो एजेंट को वर्क करना पड़ेगा वो इसका और इसका क्या होगा? इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसमें ये कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर, तो इसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी? 8A ही तो होगी। अब 7A नहीं ना होगा। अब हम आगे बढ़े। अब देखो न्यूट्रल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। अब फिर पोटेंशियल एनर्जी इसका इसके साथ लिखना है तो कितना आएगा? माइनस ऑफ जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइडेड बाई 2 है ना। उसके सेंटर से दूरी 2 ही है। और एक और टर्म पर बच रहा है, माइनस ऑफ 16 GMM डिवाइडेड बाई हाउ मच? इसकी दूरी इसके सेंटर से कितनी है? 8A है। 8A होगा। Just solve it, you will get the value of u minimum, and then you can find out the value of k from here.
बच्चों कितना आया के का वैल्यू? 3√3। हाँ करेक्ट, सही है, 3√5/2। वेरी गुड, वेल डन। कैलकुलेशन तो कर लेते हो कम से कम। उसके बाद हर पेज को हम पढ़ाते जा रहे हैं, एक पेज पढ़ाते पढ़ाते ऐसा आ गया है, इसलिए बहुत देर से चुप खड़े थे। अभी पेज अभी खत्म नहीं हुआ है, तो खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये पेज पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ हैं। हाँ, बोलो। हाँ। हाँ हम समझ गए, वो क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन बताना है ना वो, बता दो। तो कॉल आ रहा है मेरा, उसको उठा दे पहले। अभी एक दो लाइन बोलेंगे तुम खुद बना दोगे। हाँ ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ, बताना यही है ना। प्लेन ऑफ रेडियस 1/10 ऑफ अर्थ रेडियस हैज सेम मास डेंसिटी एज अर्थ, साइंटिस्ट dig a well depth of r/5 on it and
lower a wire of same length and linear mass density, this if the wire is not touching anywhere the force apply, यही है ना? हाँ, देखो बच्चों मैं मोटा मोटी क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन नहीं समझाएंगे। ये तुम पूछ क्यों रही हो बे, ये तो बहुत आसान सवाल है। जो मैंने कल सेल थ्योरम पढ़ाया था कि जो सॉलिड स्फीयर ऑफ मास होता है उसके अंदर कहीं भी फील्ड कैसे लिखते हो? उसके अंदर जहां भी जीरो नहीं होता है, मुक्का मार देंगे मर जाओगे। हॉलो स्फीयर का अंदर जीरो होता है। सॉलिड स्फीयर में अंदर कहीं भी फील्ड निकालने के लिए एक स्फीयर मारते हैं उस जगह, उसके बाहर वाला जितना मास होता है सबकी फील्ड वहां क्या हो जाती है? जीरो होती है। और अंदर वाला जितना सेल होता है सब टोटल मास क्या बन जाता है? तो यही तो है, इसी में तो क्वेश्चन बेस्ड है। जो फील्ड होगा वही उस वायर पे फोर्स लगाएगा। तो देखो क्या है, ये बोलता है सारा मार्कर लगता है कोई चूस लेता है। मार्कर चूसने वाला कोई है? The planet of radius r is equal to 1/10 of radius of earth। मतलब एक प्लेनेट है। अब इसकी जो रेडियस है इस प्लेनेट की, वो रेडियस ऑफ अर्थ का 10 गुना कम है। हैज ए सेम मास डेंसिटी एज अर्थ। मतलब इस प्लेनेट का जो मास डेंसिटी है और अर्थ की जो मास डेंसिटी है वो बराबर है। ये सब डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। साइंटिस्ट dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of the same length and of linear mass density something like that। मतलब इसके अंदर फोटो बना हुआ है और ऐसा इसका ये सेंटर है। साइंटिस्ट किधर से कुआं बनाएगा, सेंटर से कि सरफेस से? सरफेस है ना, इसमें कोई शक है? ठीक है। तो ऐसा एक बना दिया है कुआं, और इसी कुआं में तुम्हारे पूरे बैच को हम डाल देंगे। अब ये जो कुआं है ना, इसकी डेप्थ है अर्थ के रेडियस की, इसकी रेडियस की 1/5 है, तो r/5 इसका लेंथ है। और इसी के अंदर एक वायर डाला गया है, वायर ऐसे, ये वायर है जिसमें वायर में क्या होता है, मास लेंथ पर होता है। तो इस वायर का लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा दिया हुआ है, दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर। बहुत ही गरीब वायर है, बहुत पतला दुबला है, बहुत एक्सरसाइज किया है। If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place is and the acceleration due to gravity of earth। मतलब इसको होल्ड करा हुआ है, तो इसको इस वायर को ये अर्थ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा ना, रेडियली इनवर्ट फोर्स लगा के। तो जितना फोर्स अर्थ लगा के इसको खींच रहा होगा तो उतना ही फोर्स उस मैन को किधर लगाना पड़ेगा? मतलब तुमको ये निकालना है कि इस वायर पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, यही निकालना है ना। ये निकाल नहीं सकते हो, डेटा लिख देते हैं। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻⁶ मीटर। वाह, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻। इसका तो सही आंसर है। हम जब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने गए थे ना, तो वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन डाल देता है। ये क्वेश्चन डाला था जिसमें सब डेटा वोटा यूज करके लास्ट में अर्थ का रेडियस फाइंड आउट करना था। तो हमने निकाल दिया, अर्थ का 2 सेंटीमीटर आया था मेरा। तो हमने जोश में उस वक्त लिख दिया। वो एग्जामिनेशन हॉल में तो टाइम का रहता है ना दिक्कत। फिर बाद में जो प्रोफेसर था ना, वो अपने केबिन में बुलाया था हमको, इधर आओ, ये क्या लिखे हो? बोले अर्थ का रेडियस सर। कितना है ये? बोले 2 सेंटीमीटर सर। तब उस समय हमको अचानक से चमका के, अच्छा मैं क्या बोल दिया? तो बोले दोबारा ये काम मत करना। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ इतनी दी हुई है, एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अच्छा, मतलब वो जो जी वाला होता है ना अर्थ का, जिसको तुम बहुत पुराने समय से पढ़ते आ रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये क्लास 10 का जो बच्चा सब रहता है ना, जो 11th में तुरंत आया रहता है, उसको 10 लेके सॉल्व कर दोगे एससी वर्मा का सवाल, आंसर मैच नहीं करता है तो तू मेरे ऊपर शक करने लगता है, इनको फिजिक्स नहीं आता है। इनका आंसर मैच नहीं कर रहा है। वो इसी में समझता है कि फिजिक्स है, कि कौन सा वैल्यू लेना है जिससे आंसर मैच कर जाए। उसके सामने हमको सावधान रहना पड़ता है, देखना पड़ता है पहले बना के कौन सा डालने पर मैच कर जा रहा है। तब बच्चा बोलता है नहीं है मास्टर ठीक है। देखो, यहाँ से पता है क्या करोगे? ये जो सेंटर है ना, जो भी इस जगह ऐसे ऐसे जब चलोगे इधर से इधर, तो फील्ड वेरी करती रहेगी ना, और इसी डिस्टेंस के साथ वेरी करती रहेगी।
क्योंकि यहाँ से कुछ x दूरी पर आओगे, x दूरी पर यहाँ से आओगे, है ना, x दूरी पर आने पर यहाँ पर फील्ड कितना आएगा, इसका मास मान लो एक कैपिटल एम है ना, तो जी एम इंटू एक्स बाई इसकी रेडियस आर थी ना, आर ही जो भी है, तो जी एम एक्स बाई आर क्यूब होता है ना, मतलब ये जो फील्ड होगा ना ऐसे यहाँ से यहाँ से एक्स दूरी पर, वो उसी एक्स का फंक्शन होगा ना, तो फिर इस पर फोर्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो ना, उतना ही रेंज में फोर्स निकाल, फोर्स क्या होता है, मास इनटू फील्ड, बट वो कब लिखते हैं जब उस जगह फील्ड उतने दूर में कांस्टेंट होता है, तो फिर ये पूरे के लिए फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो फिर यहाँ से जो एक्स पर आए हो ना, फिर यहाँ कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक्स और एक्स प्लस डी एक्स कैलकुलस लगाना पड़ेगा वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। अब डीएक्स लेंथ में जो मास आएगा इस वायर का वो कितना होगा, लैम्डा डीएक्स, उस लैम्डा डीएक्स को जी एम एक्स बाई आर क्यूब से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और सीधे उसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि जितनी अलग अलग एलिमेंट पे फोर्स होगी सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम, तो विदाउट टेकिंग कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है ना। और अब क्या बचा, एक्स का लिमिट, तो एक्स का लिमिट क्या होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4r/5, 4r/5 से लेके कहां तक, आर तक, तो आंसर नहीं आ जाएगा। चलो करो और आंसर निकाल के बताओ, सारा डेटा लिखा हुआ है। हाँ रेडियस इसका, इसका r/10 है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, नहीं नहीं सही है, मतलब इस प्लेनेट की रेडियस जो है अर्थ की रेडियस का 1/10 है, और अर्थ की रेडियस इतनी है, मतलब प्लेनेट का रेडियस 6 × 10⁵ r/, हाँ तो वही तो लिखा है, आर ई मतलब आर ही है ना, आर ई मतलब आर, रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ प्लेनेट में होल किया है, हाँ r/5 उसका, मतलब ये जो प्लेनेट है ना जिसको आरपी हमने बोला है उसका रेडियस आर है, मैंने इसको गलती से अर्थ बोल दिया है क्या, अर्थ नहीं प्लेनेट है वो, है ना, तो प्लेनेट का रेडियस आरपी लिया है ना, वही आरपी आर है, और ये उस r/5 है है? ये जो रेड ये ये जो है ना इसका जो रेडियस है, देखो इसका ना इससे कोई रिलेशन नहीं है, जो इस प्लेनेट की रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 1/10 है, और जो इसका रेडियस है उसका ये क्या है, 1/5 है, वो बोल रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू आर। तुमको प्रोसेस समझ आ गया है ना, है आ गया ना, अब कर लोगी ना, चलो बच्चों इसको कर लेना, अगर मान लो नहीं होता है तो पूछ लेना, फिर कल आएंगे तो। अब इसके बाद तुमको पढ़ना है प्लेनेटरी मोशन, जिससे पहले ये मान के पढ़ना है कि जो सैटेलाइट की ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर होती है, हाँ नहीं नहीं केप्लर्स लॉ इज द लास्ट आर्टिकल, सर्कुलर मान के फिर उसमें एनर्जी का, टाइम पीरियड का, और फिर जियो स्टेशन सैटेलाइट का, ये सब पढ़ना है, फिर वो जब हो जाएगा ना तब उसके बाद तुमको पढ़ना है केप्लर्स आफ्टर दैट।
फिर केप्लर्स लॉ पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें होती है, जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री का नेचर समझना पड़ता है हम लोगों को। फिर बाइनरी सैटेलाइट सिस्टम भी पढ़ना होता है। ट्रेजेक्ट्री वाला पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि आखिरी में दिया हुआ है इसमें। तो इसमें तुम्हारा, और आज कौन सा दिन था? वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन और बचा हुआ है। सैटरडे को भी होता है क्लास, फ्राइडे को नहीं होगा क्लास, मतलब बस कल ही होगा। हबो हबो, ठीक है हबो। पहले बता दे रहे, उस दिन मत बोलना आने के बाद कि चले जाइए आप। तुम एक बार भी बोलोगे भाग जाएंगे हम, क्योंकि अपना बेइज्जती नहीं करा सकते हैं। तुम जैसे ही बोलोगे क्लास नहीं है, तुरंत हम बैकवर्ड स्कैटर कर जाएंगे, अल्फा पार्टिकल की तरह। दो, तो फ्राइडे को भी तुम पढ़ लेना, तब जाके तुम्हारा खत्म होगा, नहीं तो फिर रह जाएगा ग्रेविटेशन भी। वो भी बस काम चलाओ, जेई मेन तक खत्म होगा, एडवांस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपका क्लास है क्या? किसका?